स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IITI यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 10। इसके पहले पार्ट 9 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके पूरे पार्ट्स देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर के CBT एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे गए हैं एंड सभी क्वेश्चन निमी और भारत स्किल्स के PDF से लिए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको याद करने में और एग्जामिनेशन में जब आप बैठने जाएँ तो आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन मेमोराइज भी हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। 226 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 225 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं पार्ट 9 में। एंड जैसा हर वीडियो में रहता है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि प्रीवियस पार्ट से है एंड वो है बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मतलब 226 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल। सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 अंश के कोण पे काटा जाता है। तो सीट मेटल वाला ही मॉड्यूल चल रहा है। तो इसमें वायर नॉच है, स्लैंट नॉच है, स्क्वायर नॉच है या स्ट्रेट नॉच है। तो यहाँ पे राइट आंसर है जो स्लैंट नॉच है, ये सीट मेटल के कोने पे 45 डिग्री पे काटा जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये हो गया एक स्ट्रेट नॉच जो कि इस तरह से काटा जाए फिर इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है। ये है आपका स्क्वायर नॉच, फिर इस तरह से आपको फोल्ड करके बना दिया जाता है। नॉच मतलब क्या होता है, इस तरह सीट है, यहाँ पे काटा, देन यहाँ पे काटा, इसको फोल्ड करके बना दिया कुछ। फिर यहाँ पे स्लैंट नॉच, कुछ इस तरह का शेप अगर आपको बनाना हो तो आपको ये 45 डिग्री पे क्या करने पड़ते हैं, नॉचेज को कट करना पड़ता है। ठीक है, फोटो को आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये क्या है, स्लैंट नॉच है। अगला क्वेश्चन है 227 नंबर। नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एजेज ऑफ सीट मेटल टूगेदर। देखिए ये सीट है एंड ये सीट है, ये इसके किनारे होते हैं। ठीक है, इनको अगर कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड करके बांध दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीम। सीम के सहारे जोड़ना। सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा जो बनाया गया जॉइंट है वो क्या होता है, हेम, सीम, नॉच या ग्रूव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह की सीम्स भी होती हैं, देख लीजिए। लैप सीम एक के ऊपर एक रख के जोड़ा गया तो काउंटर संक लैप सीम। ठीक, स्टैंडिंग सीम, फ्लैट लॉक सीम, बहुत तरह की सीम होती हैं, आपने सीट मेटल्स में पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर। व्हाट द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय क्या हो जाता है, वाष्पित भी हो जाता है। रेजिन है, जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा फ्लक्स होता है सोल्डरिंग में जो कि क्या होता है, हीट करने पे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वैसे पाउडर फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सीम। ये क्या है आपका, फनल है एक। ठीक है, तो फनल में आपने देखा होगा एक ये पोर्शन होता है। ठीक, इस पोर्शन के बाद यहाँ जहाँ डाया कम होता है यहाँ पे आपकी ये नली जैसी रहती है। तो इसमें हमेशा लैप सीम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लैप सीम। ठीक है, क्योंकि लीकेज भी यहाँ पे रोकना है एंड इनको जोड़ के भी रखना है। तो ये किस एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये लैप सीम का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, लैप सीम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 230 नंबर देखेंगे। विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। रिवेट सिर के प्रोजेक्शन से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो जनरली देखा होगा आपने, किसी मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, एंड एक प्लेट ये है, इसको अगर रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हेड इस तरह से बाहर दिखता रहता है। तो ये प्रोजेक्शन अगर हमें ना दिखाना हो तो हम कैसी रिवेट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर संक हेड का। ठीक है, काउंटर संक हेड में क्या होता है, उसका हेड कुछ इस तरह से रहता है। ठीक, कुछ इस तरह से रहता है, इसमें वही ग्रुप बना दिया जाता है जिससे उसमें क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, काउंटर संक हेड रिवेट जो है उसका हम यहाँ प्रयोग करते हैं। कुछ इस तरह की रिवेट होती है जिसका ये फ्लैट दिख रहा है हेड, एंड ये जो है इसी शेप का जो होल ड्रिल किया जाता है उसी में जाके सेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 231 नंबर। व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। बंकिंग या बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए, जब भी आप रिवेट यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक रिवेट जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आप रिवेट लगा रहे हैं तो जो रिवेट का ये डायमीटर होता है, जो स्टेम का इसका डायमीटर है, इसका हेड जो रहता है इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा रहता है, 1.5 टाइम्स अप्रॉक्स जो है रहता है। तो उसी में क्या होता है कि अगर आप रिवेटिंग कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी होती है रिवेट टू रिवेट, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वो होती 3D। इसका जितना डायमीटर है उससे 3 गुनी दूरी आपको क्या करनी होगी, मेंटेन करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 232 है, व्हिच टाइप ऑफ फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? प्योर एल्यूमिनियम का, कॉपर सिल्वर एलॉय का, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का, या कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का। तो जब भी स्टेनलेस स्टील का हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का जो फिलर रॉड है उसका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा लगभग गैस वेल्डिंग के केस में क्या होगा, जिस मेटल की हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो टर्म यहाँ पे आपको ज़रूर लगभग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या इसको याद रखने का तरीका आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रेड लगभग जो कोलम्बियम हम मिला देते हैं स्टेनलेस स्टील में तो वो वेल्डिंग के लिए काफ़ी सुटेबल होता है स्टेनलेस स्टील के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। गैस वेल्डिंग डिफेक्ट यानी इसमें गैस वेल्डिंग में कौन सा दोष है वो आपको बताना है। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं अगर सारे पैरामीटर हमारे प्रॉपर नहीं होते हैं तो वेल्डिंग में क्या हो जाता है, दोष आ जाता है। और दोष कई तरह के होते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल दोष वो होते हैं जो हमको खुली आंखों से दिख जाते हैं, जैसे ये दिख रहा है। कुछ इंटरनल दोष होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं खुली आंखों से, उनके लिए हमें अलग अलग तरीके की टेस्टिंग करनी होती है, चाहे डीपी टेस्ट किट हो या एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जिसे कहते हैं वो हो। ये सारी चीज़ें क्या करने पड़ता है, फिर आपको वेल्डिंग के लिए करना पड़ता है, ठीक। उसमें डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव कई तरह के टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वेल्डिंग दोष का नाम बताना है। देख के क्या लग रहा है, ऊपर ऊपर वेल्डिंग हो गई, नीचे कुछ पहुँचा ही नहीं, तो इसमें मजबूती होगी जोड़ में? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पोर्शन तो पूरा खाली है। तो ये क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन। राइट आंसर क्या हो गया, पिघलने की कमी। मतलब आपका जो भी फिलर रॉड था, जो भी मटेरियल था वो प्रॉपर पिघला ही नहीं और वेल्डिंग हो गई, आपको ऊपर ऊपर दिख गई वेल्डिंग हो गई बट नीचे तक वेल्डिंग पहुंची ही नहीं। तो क्या हो गया आपका, लैक ऑफ फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल कॉज इफ़ द नोजल टचेज द मोल्टन पूल। यदि नोजल जो होगी मोल्टन, गैस वेल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, यदि नोजल मोल्टन पूल को छू लेगा तो क्या होगा? स्पार्क होगा, स्मोक यानी धुआं होगा, बैकफायर होगी या फ्लैश बैक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बैकफायर। देखिए आप जब नोजल से वेल्डिंग कर रहे हैं उस केस में क्या होता है, नोजल से जो आपका फ्लेम आ रही है उसका काम है ऑक्सीजन एसिटिलीन जो भी गैस है उससे जलना प्लस फिलर रॉड एंड मटेरियल को पिघला के वेल्ड करना। बट आपने अगर नोजल को ही मोल्टन पूल में पूरा टच कर दिया तो क्या हुआ, फ्लेम या ऑक्सीजन जो भी थी उसको जलने का मौका अभी टॉर्च के बाहर जलती, टॉर्च के अंदर तो उसे जलाना नहीं है। एंड जैसे ही आपने टच किया उसे, जो आग है, जो फायर है वो क्या हो सकती है, बैक फायर मीन्स क्या होता है, जहाँ जलानी वहाँ ना जल के उसके उल्टी दिशा में जलने लगे। तो हो सकता है आपके टॉर्च के अंदर, पाइप के अंदर या सिलेंडर के अंदर भी आग पहुँच सकती है, उसका खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 235 नंबर, नेम द जॉइंट इन द आर्क वेल्डिंग। ये क्या है, एक आर्क वेल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जॉइंट का आपको नाम बताना है। आर्क वेल्डिंग में कई तरह के जॉइंट हैं आपको पता है। अगर हम आमने सामने दो प्लेट को रख के जोड़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बट वेल्डिंग, ठीक है। एक प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट और रख के जोड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लैप वेल्डिंग, ठीक। एक प्लेट इस तरह से है एंड एक प्लेट इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं टी या फिलेट वेल्ड जो भी है, टी जॉइंट बोलते हैं। एंड उसी क्रम में एक ही आता है आपका कॉर्नर जॉइंट। अब कॉर्नर जॉइंट में एक होता है हाफ कॉर्नर जॉइंट, एक होता है ओपन कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। तो ओपन, पूरा ओपन अगर रहता है यहाँ पे एज पे तो ओपन होता पूरा, अभी आधे पे रखी हुई प्लेट है तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। क्या हो गया है, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, वेल्डिंग में जो भी हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो है लो वोल्टेज को, किसको, लो वोल्टेज को हाई करंट यानी आई में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमें वेल्डिंग में क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए, इसी से हमें हीट जनरेट होकर मिलती है। एक फार्मूला होता है H=I²RT। तो आई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमको वेल्डिंग में हीट मिलता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, वोल्टेज को क्या करता है, ठीक, लो वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई करंट, इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर, ठीक है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट जो आता है उसमें से उसको लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। आप सभी को पता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप जिसका काम इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 237 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो यहाँ पे सबसे मेजर जो नुकसान होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का
वो होता है कि ये जो है नॉन फेरस मेटल जिसमें लोहा ना हो उसकी आप इससे वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? जो भी नॉन फेरस मेटल है उसकी वेल्डिंग आप इस एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे? नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मतलब जिस मेटल में लोहा ना हो। अगला क्वेश्चन आता है 238 नंबर, व्हिच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी मशीन का उपयोग कर पाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो या वहाँ पे वो खुद जनरेट कर सके। तो क्या होगा? रेक्टिफायर सेट तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि एसी या डीसी दोनों वेल्डिंग दे सकता, बट इसे अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट चाहिए। ठीक है, एसी चाहिए इसे। अगला क्या है यहाँ पे? मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट से कर सकते हैं क्या? मोटर किससे चलेगा? इलेक्ट्रिक मोटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसे भी एसी करंट चाहिए, तो इससे भी नहीं कर सकते। इंजन जनरेटर सेट, बिल्कुल, एक इंजन होगा जो कि डीजल या पेट्रोल से चलेगा एंड वो वहाँ पे जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू हम वेल्डिंग मशीन चला सकते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, तो इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो यहाँ पे इंजन जनरेटर सेट जो होगा उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 239 है यहाँ पे, व्हिच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? इलेक्ट्रोड में भी और जॉब में भी बेहतर ऊष्मा वितरण किसमें? रेक्टिफायर सेट में, मोटर जनरेटर सेट में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में या इंजन जनरेटर सेट में? तो सबसे अच्छी कौन सी मशीन होगी यहाँ पे आपकी? रेक्टिफायर सेट। राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? रेक्टिफायर सेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 240 नंबर, व्हाट द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एक एसिटिलीन का सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का होता है, दोनों के अलग अलग होजेज होती हैं जो कि आके गैस वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट होती हैं एंड उससे हम वेल्डिंग करते हैं। तो हर एक सिलेंडर की इंडस्ट्री में, चाहे सिलेंडर यूज हो चाहे जहाँ यूज हो, उसका एक कलर कोडिंग होता है, जिसमें से अगर एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो ये आपका मरून कलर का होता है। किस कलर का होता है? मरून कलर का। बाकी सिलेंडर्स की भी कलर कोडिंग देख लेते हैं। ठीक, जो आपका आर्गन सिलेंडर वो ग्रीन कलर का दिखेगा, हीलियम आपका इस तरह से दिखेगा, नाइट्रोजन आपका ब्राउन, ऑक्सीजन आपका ब्लैक दिखेगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन में एक ब्लैक एक मरून आपको सिलेंडर देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 241 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। जो गैस वेल्डिंग टेक्निक होती है, ध्यान दीजिए, दो तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट वार्ड, एक होती है राइट वार्ड। इसी को हम फॉर हैंड या बैक हैंड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेल्डिंग टेक्निक है इसमें ब्लो पाइप और फिलर रॉड का एक स्पेसिफिक एंगल होता है एंड वो क्या होता है? सबसे पहले देखिए, जो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है उसमें जो ब्लो पाइप है वो 60 अंश पे एंड जो फिलर रॉड है वो जनरली 30 अंश पे पकड़ा जाता है। 60 से 70, 30 से 40 हम लोग रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं वेल्डिंग है क्या। देखिए, बेसिकली लेफ्ट वार्ड का मतलब क्या है? जो जब भी हमारी वेल्डिंग टॉर्च होगी वो हमारे दाहिने हाथ में रहेगी एंड ये बाएं हाथ में रहेगा। लेफ्ट वार्ड का मतलब क्या है? बाईं तरफ हम चलेंगे, दाहिने से बाईं तरफ। तो फिलर रॉड हमेशा आगे आगे चलेगा, इसके पीछे पीछे हमारी वेल्डिंग टॉर्च चलेगी। ये होती है आपकी लेफ्ट वार्ड टेक्निक। यहाँ देखिए, फिलर रॉड 30 से 40 और ये है आपका 60 से 70। सेम इसी पोजीशन में आप पकड़िए, लेकिन आप डायरेक्शन ये रखिए। अब इसमें टॉर्च आगे चलेगी, फिलर रॉड आपका पीछे पीछे चलेगा। यहाँ पे एंगल आपका बदल जाएगा। यहाँ पे टॉर्च का एंगल हो जाएगा 40 से 50 एंड फिलर रॉड का हो जाएगा 40 से 50। दोनों क्या हो जाते हैं? लगभग बराबर। अगला क्वेश्चन है 242 नंबर, व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? टाइप ऑफ जॉइंट यानी जोड़ का प्रकार, पोजीशन ऑफ वेल्ड यानी वेल्डिंग की स्थिति, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड की लंबाई, या डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड का व्यास। देखिए, करंट बेसिकली अभी हमने पीछे आपको बताया था H इक्वल टू क्या है? I²RT। यानी करंट आपका डायरेक्टली किससे मैच कर रहा है? हीट से। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट। और हीट हम किस कंडीशन में देंगे? या तो प्लेट की मोटाई ज़्यादा होगी तब हीट देंगे, यहाँ प्लेट की मोटाई वाला टर्म कहीं यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की मोटाई आ गई। अब ज़्यादा मोटा इलेक्ट्रोड है, आप कम करंट देंगे तो इलेक्ट्रोड पूरा पिघलेगा नहीं। सेम कंडीशन प्लेट के साथ होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का व्यास, अगर यहीं पे आपका जो जॉब होता है या वर्कपीस होता है उसका भी ऑप्शन होता तो हम शायद इसको इग्नोर करके उसको भी लगा सकते थे। तो यहाँ फिलहाल क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका डायमीटर ज़्यादा है तो हमें आई ज़्यादा रखना पड़ेगा जिससे हीट ज़्यादा मिले। इसका डायमीटर कम है तो हमें आई कम रखना होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? एक बार कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। आपको यहाँ पे अभी एग्जाम से पहले लगभग सभी ट्रेड हम आपके लिए कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है 243 यहाँ पे, व्हाट इज द ओसीवी? ओसीवी मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूसेस द मेन सप्लाई वोल्टेज। मेन सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 से 440 वोल्ट है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीबी ओपन सर्किट वोल्टेज वो होता है जब आप वेल्डिंग स्टार्ट नहीं किए, कारखंड और इलेक्ट्रोड आपस में टच में नहीं आए हैं, तो जो सर्किट का वोल्टेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जनरली 220 या 440 वोल्ट के लिए जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो 40 या 100 वोल्ट होता है। मतलब 220 के लिए कितना होता है? 40 वोल्ट, एंड 440 के लिए कितना रहता है? वो 100 वोल्ट के आसपास रहता है, 40 एंड 100 वोल्ट। ठीक है, ये होता है आपका ओसीबी। यही अगर आप लोग यहाँ पे डीसी वेल्डिंग के केस में देखेंगे तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज बहुत कम रहता है, 10 से 20 वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 244 नंबर, विच इज़ द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातु दोनों की वेल्डिंग कर पाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? एसी डीसी दोनों की आपूर्ति पे चलेगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर सेट। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर सेट कहते हैं। कुछ इस तरह से होता है, आपने अगर अपने ट्रेड में देखी होगी उस केस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 245 नंबर यहाँ पे, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट सोन इन द फिगर। ये आपका एक वेल्डिंग प्लांट का फिगर शो किया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सी सेफ्टी यहाँ पे दिखाई गई है। 4 ऑप्शन है आपके। कंप्रेसर यूज टू फोर्स आउट फ्यूजेज, कंप्रेसर जो है फ्यूज को निकाल रहा है। कूलिंग द सरफेस टू क्लियर गैस, गैस को साफ करने के लिए सतह को हम ठंडा कर रहे हैं इससे। वाटर फोर्स टू क्लीन द सरफेस, पानी फेंका जा रहा है। एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेस एंड गैसेस, निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ रही है। तो बेसिकली ये एक एग्जॉस्ट पाइप है यहाँ पे, इसमें बाहर कोई फैन लगा होगा जो कि यहाँ से जो गैसेस हैं हार्मफुल एंड फ्यूजेज हैं उनको क्या कर रहा है? सक कर ले रहा है, जिससे कि जो भी यहाँ पे वेल्डर काम कर रहे हैं, जो भी वर्कशॉप है, शॉप फ्लोर है, वहाँ पे ये फ्यूम एंड ये सब इकट्ठा ना हो जो कि आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यही आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ी फेंकेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 246 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। क्या है? बेसिकली गैस सिलेंडर है, सेफ्टी प्लग है, स्टील बॉटल है, वाल्व स्पिंडल है, या डिजॉल्व एसिटिलीन है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सेफ्टी प्लग, सुरक्षा प्लग है। अगला क्वेश्चन है 247 यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है? देखिए, डिस्टॉर्शन क्या है? विरूपण जिसे हम कहते हैं, एक तरह का वेल्डिंग दोष है जो कि कई तरह का हो सकता है। एंगुलर भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, अलग अलग तरीके का होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एंगुलर है, बेंडिंग डिस्टॉर्शन है, लॉन्गिट्यूडनल है, या ट्रांसवर्स है। तो जो वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे क्या है? ये है आपका ट्रांसवर्स। ये क्या है आपका? ट्रांसवर्स है। ठीक है, बेल्ट की दिशा में नहीं हो रहा है, बेल्ट के परपेंडिकुलर हो रहा है। ये बेल्डिंग बीड थी, इसके परपेंडिकुलर हो रहा है 90 डिग्री पे। ये क्या है? आपकी वेल्डिंग बीड है, और इसी दिशा में अगर डिस्टॉर्शन हो तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, इसी दिशा में हो रहा है। ये क्या है? रोटेशनल। ठीक है, इस तरह से बकल हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये आपका एंगुलर डिस्टॉर्शन, ये बेंडिंग हो जा रहा है, ये बकलिंग। इतने तरह के वेल्डिंग दोष या डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 248 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? कर्व, ड्रैग, बेवल, या गाउजिंग। तो इसे हम लोग बेवल कहते हैं। जो भी आप एज डिजाइन करते हैं ना, उसको अगर किसी एक आप एंगल में कर रहे हैं वेल्डिंग के टाइम पे, तो उसे हम लोग कहते हैं बेवल करना, बेवलिंग। किनारों की क्या करना? बेवलिंग या बेवल करना। 249 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर। ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या वेल्डिंग दोष है आपको बताना है। देखिए, क्रॉस सेक्शन ही कम हो गया यहाँ से, ये आपकी एंगल प्लेट या कुछ भी थी, यहाँ जब आपने वेल्डिंग की पिघल के बह गया, और ये यहाँ पे सेक्शन कम हो गया। अब इससे वेल्डिंग हो जाएगी आपकी कमज़ोर। तो ये कौन सा दोष है? अंडरकट है, क्रैकिंग है, लैक ऑफ फ्यूजन है, या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो ये है आपका अंडरकट, इसे हम लोग बोलते हैं अंडरकट। ठीक है, ज़्यादा हीट होने से या ज़्यादा करंट होने से अगर ऐसा आप यूज़ करते हैं तो ये दोष वेल्डिंग में आ सकता है।
250 नंबर क्वेश्चन है, वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। जो सिलेंडर की होती हैं जनरली उनको हम क्या करते हैं, सिलेंडर में ही जो उसका रहता है वहाँ पे उसको अटैच करके रख देते हैं। रीजन क्या है, टू प्रिवेंट गैस लीक, टू एडजस्ट द गैस सप्लाई यानी गैस सप्लाई को समायोजित करने के लिए, टू ओपन एंड क्लोज फ्रिक्वेंटली बार बार खोलने बंद करने के लिए, तो हम लोग करते नहीं हैं, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। यस, यही यहाँ पे राइट आंसर है, सेफ्टी रीजन की वजह से इन केस ऑफ अगर फायर आग लगती है तो हम उसे तुरंत जाके वहाँ से बंद कर सकते हैं। ऐसा ना उसको हम अलमारी में बंद करके रखें, पहले जाए हम सिलेंडर की खोजने, तब तक तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो, मतलब नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है यहाँ पे, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में हम जल्दी से उसे बंद कर सकें। तो ये 250 क्वेश्चन हो गए। अब आपका एक्चुअल में आपने देखा होगा पीडीएफ जो है आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 इस तरीके से हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में टोटल हैं आपके अप्रॉक्स 261 या 265 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जिसमें से 250 हमने कर लिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसको आपको अगले पार्ट में करवा देंगे, उसके बाद बाकी के 10-11 पार्ट आपके लिए आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के। एंड जल्दी सेकेंड ईयर एंड बाकी ट्रेड का भी स्टार्ट होगा, तो चैनल प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये है बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस होता है, शार्पनिंग के लिए या फोल्डिंग शेप्स के लिए। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। आपको रेगुलर यहाँ पे जॉब के अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की भी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।